नमस्कार, आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आप सभी का स्वागत है। आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो देखिए, दिल्ली में सर्दी बहुत ज्यादा है और ऐसे में बोल पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, लेकिन हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन। तो हर मॉर्निंग अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मंदिर या फिर मस्जिद। ये एक ऐसा सवाल है जिसने संभल की आबो हवा में काफी ज्यादा गर्माहट ला दी है, क्योंकि सर्वे के पहले राउंड में ही जो विवाद है उसने तुल पकड़ लिया। अब ऐसे में सवाल है कि संभल गठजोड़ में ऐसा क्या हुआ है जिसको लेकर जो मुस्लिम पक्ष है वो हमलावर हो गया है। डिटेल के साथ में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। संभल का संग्राम जारी है। मंदिर या मस्जिद, विवाद गहराता जा रहा है। कोर्ट के आदेश और सर्वे होने के बाद आज पहला जुमा है। संभल शाही मस्जिद के आसपास कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। शहर की शांति बनाए रखने के लिए पुलिस और RAF तैनात की गई है। इस सब के बीच संभल के शाही मस्जिद विवाद पर सियासी आग फैलती जा रही है। हम आपको एक एक बयान से रूबरू कराएंगे, लेकिन इससे पहले संभल गजट के बारे में जान लीजिए। ये तस्वीरें संभल गजट की हैं। इस तस्वीर में तीर्थराज संभल का मानचित्र अंकित है। मैप पर शक संवत 987 बिग और बोल्ड लेटर में लिखा है। और सबसे गौर करने वाला तथ्य ये है कि इस मैप में श्री हरि मंदिर का साफ साफ उल्लेख किया गया है। इस तस्वीर में दावा मिलता है कि करीब 950 साल पहले यहाँ श्री हरि मंदिर मौजूद था और इस मंदिर का बड़ा ही विशाल परिसर था। संभल गजट में लिखा है कि संभल बहुत पहले हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थल था और पुराने शहर के केंद्र में स्थित कोट पर भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध मंदिर था जिसे हरि मंदिर कहा जाता था। इसके निर्माण का श्रेय पृथ्वीराज राजा जगत सिंह और राजा विक्रम सेन के पोते नाहर सिंह को दिया जाता है। ये मंदिर अब अस्तित्व में नहीं है और उसकी जगह मस्जिद ने ले ली है। इधर सच्चाई के सबूत पेश किए जा रहे हैं तो दूसरी ओर धर्मनिरपेक्षता की दुहाई दी जा रही है। अब बात इस मुद्दे पर हो रही सियासत की, तो मौलाना मदनी ने जमीयत की ओर से एक लेटर लिखा है जिसमें लिखा है, गुजरते दिन के साथ कहीं न कहीं मस्जिद का विवाद खड़ा किया जा रहा है और फिर सच्चाई जानने के नाम पर कोर्ट से सर्वेक्षण की परमिशन ली जा रही है। इस सर्वे को मीडिया द्वारा दो समुदायों के बीच दीवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, यूपी के संभल के चंदौसी में शाही जमा मस्जिद के मामले को ही देखें। एप्लीकेशन पेश किए जाने के 3 घंटे के अंदर सिविल जज ने मस्जिद की जगह पर शुरुआती सर्वे का आदेश दे दिया ताकि ये पता लगाया जा सके कि मस्जिद बनाने के लिए मंदिर को तोड़ा गया था या नहीं। सिर्फ ओवैसी ही नहीं, सर्वे पर विवाद बढ़ने के बाद अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी एंट्री हो गई। इस पर समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी नाराजगी जताई है। कोई भी मसला इस तरह का हो वो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, खास तौर पर कम्युनल फोर्सेस की तरफ से उठाया जाता है ताकि इमोशनल माहौल पैदा किया जाए। उन्होंने जो सर्वे किया है उनको माशा बराबर, सुई के बराबर भी कोई 1 इंच भी चीज जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस पर आपत्ति हो सके। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। सुना आपने, सबकी नाराजगी एक जैसी है। सवाल है कि या तो आपको कानून पर भरोसा नहीं है या फिर आप जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि जब संभल की मस्जिद ही शाही जामा मस्जिद है तो फिर जांच से परेशानी क्यों? और अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बाबा बागेश्वर की, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे में 9 दिन की यात्रा 160 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करने वाली है। और जो गैर सनातनी है उन्हें बाबा बागेश्वर की इस पद यात्रा से काफी ज्यादा दिक्कत और परेशानी भी हो रही है। लेकिन टाइम्स नाउ भारत से बातचीत करते हुए बाबा बागेश्वर ने इन सभी लोगों की बोलती बंद कर दी। श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है, हर ओर भगवा पताका लहरा रहा है। सनातन हिंदू एकता यात्रा को लेकर जोश हाई है। हम आपको इस यात्रा से जुड़ी एक एक तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात सनातन हिंदू एकता यात्रा के दूसरे दिन की। आज सनातन हिंदू एकता यात्रा का दूसरा दिन है। बाबा बागेश्वर की पद यात्रा की शुरुआत छतरपुर के कदारी फार्मेसी कॉलेज से होगी। आज पूरे दिन में करीब 17 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे बाबा बागेश्वर। छतरपुर शहर पेप्टिक टाउन में आज का यात्री विश्राम होगा। हैदराबाद से बीजेपी MLA T राजा सिंह आज बाबा बागेश्वर की यात्रा में शामिल होंगे। बाबा बागेश्वर की पद यात्रा की शुरुआत गुरुवार से हुई। पहले दिन बाबा बागेश्वर ने करीब 15 किलोमीटर की यात्रा की
और सुनिए टाइम्स नाउ नव भारत के ग्रुप एडिटर इन चीफ नाविका कुमार के पब्लिक के सवाल में बाबा बागेश्वर ने क्या कहा। आपकी सभा में जो भीड़ आती हुई दिख रही है उससे हड़कंप मचा हुआ है। ये भीड़ खुद से आई है या निमंत्रण देकर जुटाई गई है, जैसा आपके विरोधी फिर से ये आरोप लगा रहे हैं? ये भीड़ के लिए कोई प्रयोजन नहीं किए गए। हमने आह्वान किया, अपनी बात रखी, बांग्लादेश के हिंदुओं का हमने तर्क दिया, कश्मीरी पंडितों का तर्क दिया, रामचरितमानस जलाने वाली घटना का तर्क दिया कि अगर तुम आज नहीं जागे, आज तुम सड़कों पे नहीं आए तो कल बांग्लादेश की तरह भारत के हाल होंगे। और बांग्लादेश के पास तो ऑप्शन है कि वो भारत में शरण ले सकता, पर बांग्लादेशी हिंदुओं के पास ऑप्शन है, पर भारत के हिंदुओं के पास ऑप्शन नहीं है। वो किसकी शरण में जाएगा? सुना आपने, बाबा बागेश्वर ने उन तमाम लोगों को करारा जवाब दिया जिन्हें बाबा बागेश्वर की पद यात्रा से दर्द हो रहा है। अब सवाल है कि किन किन लोगों को बाबा बागेश्वर की इस पद यात्रा से परेशानी है, तो सुनिए। जिन जिन रियासतों में उनकी यात्राएं जाएं या जो बॉर्डर्स पड़े उसको सील कर देना चाहिए और इनकी यात्रा पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इनकी यात्रा हिंदू राष्ट्र को, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने वाली यात्रा है। से योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हुए हैं। कुछ बाबाओं में भी ये होड़ लग गई है कि शायद वो भी उनके मुकाम तक पहुंच जाए। किसको भी बेवकूफ बना रहा है ये भागवा धारण कर लेने से कोई सनातन का संरक्षक नहीं हो जाता। बता दें कि बाबा बागेश्वर की ये पद यात्रा 29 नवंबर तक चलेगी और इसका समापन ओरछा धाम में होगा। अपनी इस सनातन हिंदू एकता के दौरान वो करीब 160 किलोमीटर पैदल यात्रा करने वाले हैं। बड़ी खबर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुआना के दौरे से जुड़ी है बड़ी खबर, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने गुआना की संसद को संबोधित किया। कई सारी अहम बातें पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई। आपको बता दें कि गुआना की संसद में विशेष सत्र को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा संबोधित किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत और जहाँ पर एक जैसा संघर्ष देखा गया है। गुआना से परिश्रम और पसीने का रिश्ता रहा है। पीएम मोदी ने गुआना से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी का गुआना का यह दौरा, गुआना से परिश्रम और पसीने का रिश्ता रहा है। ये अहम बात अपने संबोधन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई। पीएम मोदी ने गुआना से दिल्ली के लिए फिलहाल जो अपनी फ्लाइट है वो बोर्ड कर लिया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही समय के बाद में दिल्ली में भी पहुंचते हुए नजर आएंगे। लेकिन उनकी ये विदेश यात्रा कई मायनों में अहम रही। जब संसद को संबोधित उनके द्वारा किया गया तो अपने रिश्ते गुआना के साथ में साझा किए। भारत किस तरीके से एक अच्छे संबंध गुआना के साथ में साझा करता है, उनके बयानों में साफ तौर पर ये झलकता हुआ नजर आया। भारत और गयाना का नाता बहुत गहरा है। ये रिश्ता मिट्टी का है, पसीने का है, परिश्रम का है। करीब 180 साल पहले किसी भारतीय का पहली बार गयाना की धरती पर कदम पड़ा था। उसके बाद दुख में, सुख में, कोई भी परिस्थिति हो, भारत और गयाना का रिश्ता आत्मीयता से भरा रहा। और अब खबर तमिलनाडु के सेलम से, जहां पर लकड़ी के गोदाम में अचानक से आग लग गई। जी हाँ, काफी मशक्कत की गई लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। 50 लाख की जो लकड़ियां हैं वो जलकर के राख हो गई। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। आग की हाहाकारी तस्वीरें तमिलनाडु के सेलम से आई हैं। देखिए सूखी जलती लकड़ी से कैसे चिंगारियां निकल रही हैं, मानो कोई वेल्डिंग मशीन चल रही हो। लकड़ी मिल से आसमान में ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। इलाके में कोहराम मचा है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है, लेकिन आग इतनी भयानक है कि फायर ब्रिगेड की कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। लकड़ी मिल से फैलती हुई आग की लपटें बगल के गोदाम तक पहुंच गईं, जहां लकड़ी का बड़ा स्टॉक रखा हुआ था। देखते ही देखते गोदाम भी धू-धू कर जलने लगा। इस भयानक आग में पूरा का पूरा लकड़ी मिल और गोदाम स्वाहा हो गया। बताया जा रहा है कि लकड़ी मिल में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। जिस वक्त आग लगी उस वक्त मिल में कुछ कर्मचारी भी मौजूद थे। गनीमत ये रही कि आग की वजह से कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक आग से करीब 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है।
कोटा से जहां पर आ रही खबर की, जहां से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया जिसको देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल आपको दिखाते हैं, सवाल ये कि कार में आखिर ऐसा क्या था जिसे देख करके जो कार का ड्राइवर था वो इतना ज्यादा घबरा गया। देखिए इस रिपोर्ट को। आप कार चलाने के लिए ड्राइविंग सीट पर बैठने वाले हों और वहां पहले से कोबरा कुंडली मारकर घुस चुका हो। सोचिए उस वक्त कैसी तस्वीर रहेगी। यही हुआ एक शख्स के साथ। जैसे ही इस शख्स ने कार का दरवाजा खोला, इसके होश उड़ गए। करीब 4 फीट लंबा कोबरा कार के डैशबोर्ड में घुसा हुआ था। कोबरा बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा था। गनीमत ये थी कि अजय नाम के शख्स के साथ कुछ हादसा नहीं हुआ। जैसे ही कोबरा पर नजर पड़ी तो अजय के होश उड़ गए। इसके बाद स्नेक रेस्क्यू करने वाले को बुलाया गया और फिर उसने मुसीबत को टालने के लिए अभियान शुरू किया। बोतल के अंदर कोबरा को रखने की कोशिश हुई, लेकिन वो बार बार बाहर निकल आता। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद भी कोबरा नहीं पकड़ा गया तो फिर कार को गैराज ले जाया गया। स्नेक कैचर ने कड़ी मशक्कत करके गाड़ी के बोनट और डैशबोर्ड को पूरी तरह खोला, तब जाकर कोबरा को काबू किया जा सका। बताया जा रहा है कि कोबरा के इस खौफ से कार मालिक ने कई घंटों तक ड्राइविंग करने की हिम्मत नहीं जुटाई, क्योंकि उसे बार बार वो तस्वीर याद आती रही। पुणे में अगले 2 दिन के बाद में सिंगर दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट होने वाला है, लेकिन 2 दिन पहले ही फैंस दिलजीत दोसांझ को अपने बीच में पाकर इतने खुश हो गए। जी हाँ, और वहाँ पर उनके जो फैंस हैं वो दिलजीत के साथ पिक्चर क्लिक करवाने की वहाँ पर होड़ सी मच गई। लेकिन उसके बाद ये फैंस जो है वो काफी ज्यादा मायूस हो गए। वजह क्या रही, इस रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि प्रशंसकों के बीच मशहूर गायक दिलजीत दोसांझ के साथ सेल्फी लेने की होड़ लगी है। पुणे में जिसने भी इस शख्स को देखा उसे लगा ये रियल दिलजीत दोसांझ हैं, और फिर उसके बाद सेल्फी लेने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। क्रेज ऐसा कि लोग रोक रोक कर तस्वीरें खिंचवाने लगे। दरअसल दिलजीत दोसांझ जैसा लुक और दिलजीत दोसांझ जैसी बॉडी लैंग्वेज देखकर पुणे वासी गच्चा खा गए। साथ चलने वाले बॉडीगार्ड भी लोगों को यकीन दिला रहे थे कि यही दिलजीत दोसांझ है। हालांकि बाद में खुलासा हुआ कि शख्स का नाम सिमरजीत सिंह है और वो फिटनेस ट्रेनर है, न कि दिलजीत दोसांझ। जो लोग कुछ देर पहले तक सेल्फी लेने के लिए उतावले दिखाई दे रहे थे, वो सच्चाई जानकर मायूस हो गए। इस कंफ्यूजन की एक बड़ी वजह ये भी रही कि 24 नवंबर यानी रविवार को दिलजीत दोसांझ का पुणे में कॉन्सर्ट होने वाला है। लोगों को लगा शायद इस कॉन्सर्ट से पहले सिंगर सरप्राइज करने पहुंचे हों, लेकिन बाद में दिलजीत की स्टाइल कॉपी कर माफी मांगी। दुनिया के सबसे बड़े धर्म संसद की जो कि प्रयागराज में लगने जा रहा है, महाकुंभ को लेकर के सन्यासियों का नगर प्रवेश अब एक तरीके से शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि नगर प्रवेश के दौरान पंचदशनाम आवाहन अखाड़े के संतों ने रथों और घोड़ों पर सवार होकर जुलूस निकाला, और क्या कुछ तस्वीरें सामने आई आपको दिखाते हैं। आस्था, आध्यात्म और धर्म का महासमागम। नगर सज चुका है, संत जुटने लगे हैं, क्योंकि महाकुंभ मेला की शुरुआत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये पावन भूमि सिर्फ नदियों के मिलन का नहीं, बल्कि धर्म, आस्था और संस्कृति के अनूठे संगम की है, जिसमें डुबकी लगाने के लिए यहाँ धर्म वाहक पहुँचने लगे हैं। संगम नगर परिसर में धर्म ध्वज लहराने लगे हैं। साधु सन्यासी अपनी पूरी पलटन के साथ यहाँ आने लगे हैं। ये तस्वीरें सनातन धर्म की पावन भूमि प्रयागराज की हैं, जहां महाकुंभ 2025 को लेकर अखाड़ों के नगर प्रवेश का सिलसिला जारी है। और अभी आप स्क्रीन पर जिन सन्यासियों का नगर प्रवेश देख रहे हैं, वो श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े के हैं। अखाड़ा की तरफ से नगर प्रवेश के दौरान सबसे आगे घोड़ों पर सवार होकर नागा साधु पूरे अखाड़े की अगुवाई करते नजर आए। घोड़े के पीछे चल रहे सन्यासी अखाड़े की धर्म ध्वजा थामे नजर आए। इसके बाद डीजे पर भक्ति गीतों की धुन के बीच संत चांदी के हौद पर सवार होकर अपने वाहनों के साथ चल रहे थे। नगर प्रवेश के दौरान पंचदशनाम आवाहन अखाड़े के संतों ने रथों और घोड़े पर सवार होकर जुलूस निकाला। इस दौरान नागा साधु अपनी रण कौशल दिखाते भी नजर आए। वो भाले और तलवार के साथ करतब करते नजर आए। श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े ने नगर प्रवेश की शुरुआत नैनी के अरैल स्थित तपस्वी आश्रम से की, जहां आवाहन अखाड़े के साधु संतों और नागा सन्यासियों ने स्वामी सत्यगिरी और महंत श्याम दास की अगुवाई में नगर प्रवेश की शुरुआत की।
गाजे बाजे के साथ रथों और घोड़े पर सवार होकर नागा सन्यासियों के नगर जुलूस को देखने और संतों का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जगह जगह लोगों ने संतों के काफिले पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इस दौरान सभी संत ढोल नगाड़े की धुन पर नाचते गाते हुए हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते दिखे। बता दें कि महाकुंभ मेले का आयोजन न सिर्फ भारत के अलग अलग कोनों से आए लाखों लोगों को जोड़ता है, बल्कि दुनिया भर में सैलानियों को भी अपनी तरफ खींचता है। ये मेला आत्मा की शुद्धि और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करते हैं, जिससे उनके पापों का नाश और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। और बिहार में अगले साल चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के दिल्ली में आज बीजेपी की तरफ से एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। सुबह 9 बजे गिरिराज सिंह के आवास पर दरअसल ये बिहार चुनाव को लेकर की मीटिंग होने वाली है। बिहार के बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी इसमें मौजूद रहेंगे। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी इस मीटिंग में पहुंचे हैं। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी इसमें भाग लेंगे। तो ये बड़ी खबर, बिहार में अगले साल जो चुनाव होने हैं, इसको लेकर के बीजेपी से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह 9 बजे गिरिराज सिंह के आवास पर मीटिंग होने वाली है। दिल्ली में आज बिहार बीजेपी की ये बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें कई बड़े नेता शामिल होंगे। बिहार के बीजेपी प्रभारी भी इसमें शामिल होंगे और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल खुद इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। तो देखिए, बीजेपी हमेशा एक्शन और इलेक्शन मोड में रहती है और फिलहाल आज बिहार को लेकर बड़ी जानकारी, जिसको लेकर आने वाले साल में जो चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी मीटिंग करने वाली है। और इसी के साथ में चल करते हैं यूपी में हुए उपचुनावों से जुड़ी खबर की, जिसके लिए रिजल्ट्स का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी, बस एक ही दिन का इंतजार है। यूपी के देवरिया में सुबह सुबह एनकाउंटर हुआ है। ये बड़ी खबर, माफ कीजिएगा, आगे आपको बताएंगे। लेकिन यूपी की सभी 9 की 9 सीटें जीतने का दावा यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है अखिलेश यादव का बड़ा दावा। मीरापुर के 52 बूथों पर दोबारा मतदान की मांग की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा। बीजेपी को अखिलेश ने कहा सबसे बड़ा अधर्मी। देखिए, योगी वो होता है जो दूसरे का दुख समझे, दूसरे का दुख अपना दुख समझे। केवल वस्त्र पहनने से कोई योगी नहीं हो जाता है, उसके विचारों से लगना चाहिए कि हाँ ये योगी है, उसके विचार कैसे हैं। तो आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा अधर्मी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो धर्म के रास्ते पे नहीं चलते हैं। धर्म का रास्ता क्या है? न्याय का रास्ता है, दूसरे को खुशी देने का रास्ता है, दूसरे का सम्मान करने का रास्ता है, दूसरे के अधिकार बराबर के हों, ये है रास्ता धर्म का। और भारतीय जनता पार्टी का रास्ता क्या है? और यूपी में बदमाशों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। देवरिया से एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। यूपी के देवरिया में सुबह सुबह एनकाउंटर हुआ। निहाल सिंह हत्याकांड में शामिल 2 बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस फिलहाल एक्शन मोड में नजर आ रही है। एनकाउंटर के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी अनुराग और आशीष के पैर में गोली लगी है। दोनों घायलों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि अनुराग और बदमाशों के पास से जो तमंचा है और कारतूस वो बरामद किया गया है। यूपी पुलिस ने देवरिया में सुबह सुबह ही इस एनकाउंटर को अंजाम दिया। निहाल सिंह हत्याकांड में ये दोनों बदमाश शामिल थे और इनको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। सुबह सुबह एनकाउंटर किया गया। और झांसी से अब आपको खबर बताएंगे, जहां पर गौ तस्करों के साथ में मुठभेड़ हुई है और 25,000 के इनामी तस्कर को मुठभेड़ के बाद में पकड़ लिया गया है। तो ये बड़ी सफलता फिलहाल मिली है। जवाबी फायरिंग में तस्कर को गोली भी लगी, जिसके बाद में गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया। तो ये बड़ी खबर, तस्कर के पास से अवैध तमंचा, कारतूस, बाइक, सब कुछ पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है, बरामद कर लिया है। गिरफ्तार तस्कर राजस्थान के कोटा का रहने वाला बताया जा रहा है। यूपी के झांसी में गौ तस्कर से मुठभेड़ हुई। 25,000 के इनामी तस्कर से ये मुठभेड़। तस्कर के पास से अवैध तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद किए गए हैं। हरियाणा में पराली जलाने का जो मामला है वो थम नहीं रहा, जिस वजह से आए दिन प्रदूषण जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है।
हवा जहरीली हो चुकी है। आधी रात में चोरी छिपे लोग पराली वहां पर जलाते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा के कैथल में भी पराली जलाई गई। पाबंदी के बावजूद किसान पराली जला रहे हैं। हरियाणा के कैथल में पराली जलाई गई और पराली में 2 टीलों में आग लगाई गई। शॉर्ट सर्किट से पराली में आग लगी, ग्रामीणों का ये कहना है। अब फिलहाल लेकिन इस आग लगाने की वजह से, पराली जलने की वजह से जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में पराली जलाने पर पाबंदी है, इसके बावजूद किसान चोरी छिपे पराली जला रहे हैं। अब फिलहाल ये जो 2 टीलों में आग लगाई गई, इसके लिए ग्रामीण कह रहे हैं कि ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, हमने आग इसमें नहीं लगाई। इन्वेस्टिगेशन हालांकि जारी है। हरियाणा सरकार दावा कर रही है कि प्रदूषण को लेकर हम पूरी तरीके से अलर्ट हैं, लेकिन ये तस्वीरें साफ तौर पर ये बता रही हैं कि सरकार के दावों और हकीकत में कितना ज्यादा फर्क है। एक तरफ जहां पाबंदी लगाने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पराली जलाने के जो खबरें हैं वो थमती हुई कहीं से नजर नहीं आई। प्रशासन से बचने के लिए हरियाणा में रात में किसान अब पराली में आग लगा रहे हैं, क्योंकि दिन में प्रशासन का पहरा रहता है, प्रशासन अलर्ट में रहता है। वहीं रात में शॉर्ट सर्किट का हवाला देकर ग्रामीण कह रहे हैं कि ये आग लगी है। लेकिन सवाल बड़े फिलहाल इस घटनाक्रम के बाद में खड़े होते हैं।